इराक में हालात किस कदर बिगड़ चुके हैं इसका अंदाजा तस्वीरों से भी नहीं लगाया जा सकता, जो हम आपके सामने रखेंगे। इराक से लौटे एक चश्मदीद ने बताया है ये करीब 30,000 आतंकवादी इराक के अंदर दाखिल हो चुके हैं। ये आतंकी बेहद ही खूंखार और खतरनाक हैं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है इराक से आए चश्मदीद, जो बताएंगे आपको इराक का आंखों देखा हाल। लेकिन इससे पहले देखिए एक रिपोर्ट। माइक 5 नंबर वो दिखा दीजिएगा, ठीक है। तो आपको बता दें इराक की स्थिति क्या है, आपके सामने हम ये रखेंगे। हमारे साथ चश्मदीद भी हैं जो इराक गए थे, इराक से वापस आए हैं। दरअसल इराक में शिया बहुल सरकार है और वहां सुन्नी विद्रोही चाहते हैं अपनी हुकूमत, इसलिए सुन्नी विद्रोही वहां पर इस वक्त चारों तरफ आतंक मचाए हुए कई शहरों पर कब्जा कर चुके हैं, जिसमें मोसुल है। किरकुक वो शहर है जहां पर वो कब्जा कर चुके हैं। ज्यादातर तेल के कुएं किरकुक में है। इराक में दुनिया भर से जुटे आतंकी पूरी दुनिया से इकट्ठे होके 30,000, शायद आपको आंकड़े मालूम हो ना हो, लेकिन मुझे मालूम हुए बगदाद में, नजफ में 30,000 टेररिस्ट अंदर घुसे। इराक में दाखिल हुए 30,000 आतंकी, 30,000 टेररिस्ट अंदर घुसे। 30,000, जो 30,000 में कोई भी कच्चा वाला नहीं होगा, सब ये इतने खतरनाक लोग हैं। इराक में दुनिया के सबसे खूंखार आतंकी। बात हुई थी वहीं इराक में, अभी तक मारा पीटा नहीं है उनको, पता नहीं क्या डिमांड करेंगे, आई डोंट नो, लेकिन हैं सब खूंखार लोग जो काट देते हैं 2 महीने बच्चे का गला। सब ये इतने खतरनाक लोग हैं, जो आदमी 2 महीने के बच्चे का गला काट रहा होगा, कितना खतरनाक होगा वो। सुना आपने, कितनी खौफनाक कहानी है इराक की। इराक में क्या हो रहा है, किस कदर हालात बिगड़ चुके हैं और कितने खूंखार हैं ISIS के आतंकी। संकटग्रस्त इराक से लौट चुके जुल्फिकार अब्बास इराक की आंखों देखी बता रहे हैं कि वहां कोई छोटा मोटा आतंकी नहीं, बल्कि दुनिया का सबसे खूंखार आतंकी संगठन खून की नदियां बहाने पर उतारू है। खूंखार इतना कि वो 2 महीने के बच्चे का गला भी काटने से गुरेज नहीं करते। इनको छोटा टेररिस्ट जो इंडिया में हाई कोर्ट पे या मेट्रो में बम फोड़े, ये छोटे वाले नहीं है, ये तो वो खूंखार हैं पूरी दुनिया से इकट्ठे होके 30,000, शायद आपको आंकड़े मालूम हो ना हो, लेकिन मुझे मालूम हुए बगदाद में, नजफ में 30,000 टेररिस्ट अंदर घुसे हैं। 30,000, जो 30,000 में कोई भी कच्चा वाला नहीं होगा, सब ये इतने खतरनाक लोग हैं, जो आदमी 2 महीने के बच्चे का गला काट रहा होगा, कितना खतरनाक होगा। तेल रिफाइनरी से उठता धुआं इराक के आसमान पर आतंकियों के बादल की खूनी दास्तां बयां कर रहा है। इराक आतंकियों के कब्जे में है। कई शहरों में आतंकियों का कब्जा हो चुका है। काले नकाब वाले आतंकी भारी हथियारों के साथ इराक के सड़कों पर खूनी खेल खेल रहे हैं। सैकड़ों लोगों को मौत के घाट उतारा जा चुका है। आतंकियों के कब्जे में 40 भारतीय हैं, जिन्हें अभी तक महफूज माना जा रहा है। लेकिन आगे क्या होगा कोई नहीं जानता, क्योंकि इस बार इराक में कोई मामूली लड़ाई नहीं लड़ी जा रही। इस बार इराक में दुनिया भर से आतंकवादी इकट्ठा हुए हैं। ISIL ने जो आंकड़े दुनिया के सामने जारी किए हैं वो बेहद खतरनाक हैं। ISIL के मुताबिक 15,000 आतंकवादी इराक में घुस चुके हैं। 1,000 आत्मघाती दस्ता तैयार है। 4,000 ID बन चुके हैं। उनके पास अरबों डॉलर के हथियार हैं। जाहिर है हालात बेकाबू हो चुके हैं। इराक के एक बड़े हिस्से पर आतंकियों का कब्जा हो चुका है। सबसे परेशान करने वाली बात तो यह है कि आतंकी बगदाद के करीब तक पहुंच चुके हैं। बगदाद का कुछ एरिया वो है, अब कुछ एरिया में ये लोग अब टुकड़ियां बना के मारना शुरू कर दिया, जैसे हमने देखा बगदाद से जाते में, कि ये बगदाद में भी रोडों पे गाड़ियों में टैक्सियों में बैठ रहे हैं और लोगों को मार रहे हैं। बिगड़े हालात का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि इराकी सरकार को अमेरिका से आतंकियों पर हवाई हमला करने की गुहार लगानी पड़ी। इराकी सेना अपना इलाका छोड़कर भाग रही है। आलम यह है कि आम नागरिकों को हथियार वक्त बीतने के साथ साथ पंजाब के होशियारपुर के इस परिवार में खौफ बढ़ता जा रहा है।
परिवार का हर सदस्य दुआएं कर रहा है कि वतन से हजारों मील दूर इराक में उनके अपने महफूज हों। 48 घंटे से अधिक वक्त हो चुके हैं, लेकिन इराक के मजूला शहर में काम पर गए इस परिवार के सदस्य की अभी तक कोई खबर नहीं मिली। कहां महफूज है या नहीं, खाना पीना मिल रहा है या नहीं, वतन वापसी कब होगी, किसी को कुछ जानकारी नहीं है। मुश्किल की घड़ी में पूरा परिवार इकट्ठा तो है, लेकिन उम्मीद के अलावा कोई सहारा नहीं। न सिर्फ होशियारपुर का जैतपुर गांव, बल्कि पंजाब के कई गांव में कई परिवार इराक में अगवा हुए भारतीयों के सुरक्षित वतन वापसी के इंतजार में हैं। रोजी रोटी के लिए किसी का भाई तो किसी का बेटा हजारों मील दूर गया, लेकिन अब उनकी वापसी पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। अगवा हुए परिजनों का अब एकमात्र आसरा है सरकार। सरकार ही अब 40 भारतीयों के वतन वापसी करवा सकती है, इसलिए पूरा परिवार गुहार लगा रहा है कि हर कीमत पर उनके अपनों को वतन वापस लाया जाए। तस्वीरें हमने आपको रिपोर्ट के जरिए दिखाई, वो वहां की वो तस्वीरें जो हम तक पहुंची, लेकिन हमारे साथ कुछ ऐसे लोग मौजूद हैं जो इराक के इन मंजरों को देखकर लौटे हैं, अपने मोबाइल में वो तस्वीरें भी कैद करके लौटे हैं। हमारे साथ हैं ज़ैद अहमद शम्मन साहब, अकबर, आमिर अब्बास और मोहम्मद मेहंदी। ये वो लोग हैं जो इराक गए हैं, इराक से वापस आए हैं, और वो सारी तस्वीरें जो दिल दहला देने वाली हैं वो सभी इन्होंने अपनी आंखों में कैद की हैं। हमारे साथ जो साझा करेंगे, अहमद साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगा, आप इराक किस लिए गए थे, कौन कौन से शहर गए और क्या कुछ आपने देखा वहां? मैं सैयद भाई बतलाऊं कि हम लोग 11 तारीख को मॉर्निंग में करबला की ज़ियारत करने के लिए, क्योंकि ओकेशन था इमाम मेहंदी जो आखिर इमाम है हमारे, लाखों आदमी इकट्ठे करबला में होते हैं। रास्ते में ही हमको डर महसूस होने लगा था जब ये बीच में, कभी ऐसा नहीं हुआ, मैं सालों से जा रहा हूँ ज़ियारत करने, कि बीच में ये लोग रोक के हमारी गाड़ी साइड में लगवाई और लोगों की गाड़ी चेंज कीजिए। वहाँ से गाड़ी चेंज करते करते हम लोग पहुँचे। जब तक इतना महसूस नहीं था, हमने आराम से किया। हाँ, मैंने बच्चों को नहीं बतलाया, करबला में भी एक जगह बम फटा जिसमें 2-3 की मौत हुई, और एक बम पकड़ा गया जो बांध रखा था उन लोगों ने, वो पकड़ लिया वहाँ की सिक्योरिटी ने, और सिर्फ लाखों आदमी थे। लेकिन जब हम वहाँ से गए हैं बगदाद, रास्ते में हमने देखा वहाँ भी शहीद है, वहाँ भी ज़ियारत करने जा रहे थे, रास्ते में हालात बड़े बुरे थे। लेकिन जब हम वहाँ बगदाद में काज़मैन है जगह जहाँ इमाम का रोज़ा है, दरगाह है, वहाँ की ज़ियारत करके आ रहे हैं, तो हमें भारतीयों के बारे में मालूम हुआ। मेरा दोस्त था इराकी, उसने बताया चाय पीते में कि कुछ लोगों को अगवा कर लिया है। अरब जानता था वो लड़का, उसने मुझे सब बताया कि ये कह रहे हैं कि कुछ लोगों को अगवा कर लिया। मैंने कैसे, क्या ऐसे ऐसे उनको अगवा कर, मैंने क्या मारा उनको, या नहीं मारा नहीं है। तो हमने वहाँ बल्कि वापस दरगाह में गए और दुआ करी कि साथ खैरियत से लोग पहुँच जाए, क्योंकि हिंदुस्तानी दिल है ये। जी, अकबर भी हमारे साथ। अकबर, आपने क्या कुछ देखा वहाँ? अकबर के मोबाइल में वो तस्वीरें भी कैद हैं, आपको बताएं उन आतंकियों की, और बहुत से लोगों की तस्वीरें कैद हैं, वो भी दिखाएं और बताएं आपने क्या कुछ देखा वहाँ। हमने यही देखा, जैसे हम नजफ पहुंचे तो एक अलग ही माहौल था, क्योंकि हम वहाँ जाते रहते हैं, हमारी इमामों की ज़ियारतें वहाँ पे हैं, तो हम उन चीज़ों को हमने देखा। नजफ गए हम तो हमने देखा कि कर्फ्यू का माहौल था, रोडों पे कोई गाड़ियां नहीं चल रही थी, कोई लोग रोडों पे नहीं थे, खाली सुनसान रोड थे। तो तब तक हमें नहीं पता था कि कुछ ऐसे एजेंट्स, टेररिस्ट वहाँ पर हैं। लेकिन जब हम करबला पहुंचे 14 जून 14 शाबान के दिन इमाम मेहंदी जो हमारे इमाम है उनका बर्थडे होता है, तो वहाँ इराक में काफ़ी लाखों में पब्लिक आती है, सेलिब्रेट उनका बर्थडे करती है। तो उस दिन वहाँ पे एक कॉल जो सिस्तानी साहब का, जिनको ऑल ओवर वर्ल्ड का शिया फॉलो करता है, तो उनका कॉल ना ही सिर्फ शियाओं के लिए बल्कि वहाँ के जो सुन्नी लोग हैं जो यूनाइट होके, उनका कॉल सबके लिए था कि भाई पूरे देश को, पूरे ह्यूमैनिटी को यूनाइट होके इस टेररिज्म के अगेंस्ट आपको रुकेंगे अकबर। इस वक्त हम अपने दर्शकों को लिए चलते हैं, एक महिला जो इराक से लौट कर आई है, वो क्या कुछ कह रहे हैं, उनको सुनते हैं। तो मैं क्या करूंगी, अकेले क्या करेंगे। किसी तरह से मौला की बहुत बहुत लाख लाख शुक्रिया है कि हम चली आई है, अल्लाह का शुक्र करते हैं। क्या बतावें, इतने जालिम लोग हैं कि वो भी पहाड़ पे ये सब हुआ है, पहाड़ के ऊपर से बड़ी मंजिल कठिन थी तुम्हारी। आज भी अभी जब आप यहाँ आ गई हैं, अब तो आप सकुशल घर आ गए हैं, हाँ। आपको याद आता है तो कैसा लगता है? अभी भी बहुत बहुत खराब लगता है,
किसी भी ज्यादा बात करने की मतलब नहीं होती, वही मंदिर हमारी घूम जाती है। मौलाली का है मंदिर, वो जो वहाँ का नजर में घूमता है। अब दुनिया की बात कुछ नहीं घूमती है, बस यही सब। इतना अच्छा, इतना खूबसूरत, बहुत बड़ा बना है, उसी में सब रहते हैं, तो वो भी याद आता है। मगर सबसे ज्यादा मुझे इसका गम है, वो तो शहीद हुए, जो कुछ हुआ। मगर तो वो महिला जो लौट कर इराक से आई है, दहशत और डर आप सुन सकते हैं उनकी आवाज में। अंदाजा लगाइए जो लोग इराक में होंगे उनका आलम क्या होगा। हमारे साथ अकबर, वो फोटोग्राफ दिखाइए, वो तस्वीरें दिखाइए जो आपके मोबाइल में जो आपने कैद की। आमिर, आपसे जानना चाहेंगे आपने क्या कुछ वहां देखा? जी देखिए, जैसे हम हर साल वहाँ पर करबला ज़ियारत पे जाते हैं और अच्छा सही माहौल हमें वहाँ पर मिलता है। जैसे अब इस बार हम करबला गए तो रास्ते में काफ़ी कर्फ्यू था, मिलिट्री फोर्सेस थी वहाँ पर। हम काफ़ी मतलब घबराए कि ऐसा क्या यहाँ पर ऐसा दोबारा हुआ है। खैर फिर हम जैसे ही करबला पहुंचे, वहाँ के न्यूज़ के चैनल्स के थ्रू हमें होटल में पता चला कि ऐसे ऐसे ISIS के जो टेररिस्ट हैं वो इराक में घुस चुके हैं, वो मूसल में उन्होंने कैप्चर कर चुका है। तो वहाँ के लोगों को इनोसेंट आपके बताएंगे। अकबर, ये किसकी तस्वीर आप दिखा रहे हैं जो मोबाइल पर है? ये उन्हीं टेररिस्टों की फोटोज हैं जो बगदाद में फायरिंग कर रहे थे, पकड़े गए थे। जो 5 या 6 टेररिस्ट थे जिनसे हमने लाइव वॉर होते हुए देखा है, जिसमें क्या कहते हैं इराकी आर्मी ने सिविलियंस ने सपोर्ट करा। इराकी आर्मी और सिविलियंस ने मिलकर इन लोगों को मारा, इनके साथी जो थे उनको मारा, और जो ये 3 बच गए थे इन लोगों को अरेस्ट करके लेके जा रहे थे गाड़ी की तस्वीर। ये हम दर्शकों को तस्वीर दिखा रहे हैं, अकबर ने मोबाइल में अपने कैमरे में कैद की है। ये वो टेररिस्ट हैं जो इराक में आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम दे रहे हैं। इनको गिरफ्तार किया है इराकी सैनिकों ने। कितने लोग थे ये 3 लोग थे यहाँ पे। जब इनको जो गिरफ्तार किया है, कितने उन्होंने मारे हैं आर्मी ने और सिविलियंस ने, लेकिन ये जो लोग थे ये 3 थे जिनको वहाँ पे गिरफ्तार किया है और जिंदा पकड़ा है इराकी आर्मी। इनके पास क्या भारी मात्रा में असलहे और हथियार हैं? इनके पास सारे वेपन्स हैं, एडवांस वेपन्स हैं, इसीलिए ये कामयाब हुए हैं इतने शहरों में, इतने स्टेट्स में कब्जा करने के लिए, क्योंकि इनके पास सारे हथियार हैं। और हथियार हमने देखा क्योंकि इन्होंने, आप अगर देखें तो बुरखे पहने हुए हैं, जो इस्लामिक औरतों में होता है कि बुरखे पहनना, तो वो चीजें इन्होंने पहनी है। और ये उसी बेस में छुपते हुए इन्होंने वेपन्स अपने इन बुरखों के अंदर छुपाए हुए थे। और जैसे ही ये आए स्ट्रीट्स में, इन्होंने नहीं देखा कि ये सुन्नियों को मार रहे हैं। उसमें कितने सुन्नी बच्चे मारे गए बगदाद में, क्योंकि वहाँ सुन्नी पॉपुलेशन भी है, शिया भी हैं। इन्होंने सबको मारा। फिर जब रिटेलिएशन हुआ उस तरफ से आर्मी और सिविलियंस ने, क्योंकि हमने पहली बार देखा कि सिविलियंस भी आर्मी के साथ मिलके आतंकवादियों का अच्छे से मुकाबला कर रहे थे। सामने से वो भी फायर कर रहे थे, ये भी कर रहे थे, तो उन्होंने जल्दी पकड़ के। और क्या चीज आपको लग रही है इन विद्रोहियों में? क्या इराकी सैनिक कहीं कमजोर पड़ते नजर आ रहे हैं क्या? भाई बिल्कुल इराकी कमजोर नहीं। एक्चुअली में वो टेक्नोलॉजी उनके पास नहीं है जो इन डैश वालों के पास है। दुनिया के जितने में, मैंने पहले भी इंटरव्यू में दिया था, जितने खतरनाक टेररिस्ट एक जगह इकट्ठे हुए हैं जब ये SIS बनी है, डैश बनी है, इन्होंने, ये लोग सीरिया से घुसे हैं। आपके शायद आंकड़े अभी 18 या 20 हैं, ये तकरीबन 30,000 सीरिया से एंट्री करी जब वहां मार पड़ी है तो इकट्ठे। और ये आज का प्लानिंग नहीं है इनकी प्लानिंग जो है लगभग सद्दाम की हुकूमत के बाद है। पहले छोटे छोटे बम छोड़ते थे वहां, लेकिन अब बड़ी प्लानिंग करके इन्होंने वहां से घुसे। एक सीरिया और आपको क्या लग रहा है कौन लोग हैं इनके पास? जिस तरह से आप बता रहे हैं कि एडवांस और अत्याधुनिक वेपन्स और हथियार हैं, कहां से इन तक पहुंचे हैं? ये जानकारी वहां रहने के दौरान मुझे मालूम हुई है। वहीं लोग जो चर्चा कर रहे थे, ये पूरा एक सीरिया और इराक के बीच में एक मुल्क बनाना चाहते हैं, इस्लामी मुल्क बनाना। मैं इस इस्लाम को इस्लामी नहीं मानता जिसमें निर्दोषों की जान ली जाए। ये लोग सऊदी, मुझे कहने में कोई हर्ज नहीं, सऊदी का हर आदमी से मेरी वहां सुन्नियों से भी बात हुई, मेरे इस्लामी नहीं मानता जिसमें निर्दोषों की जान ली जाए। ये लोग सऊदी, मुझे कहने में कोई हर्ज नहीं, सऊदी का हर आदमी से मेरी वहां सुन्नियों से भी बात हुई, मेरे दोस्त सुन्नी भी हैं, शिया, उनसे बात हुई। सऊदी की पूरी फाइनेंस की इनके पास जितनी मदद पहुंच रही है, टर्की मदद दे रहा है। आप इसराइल का भी, मैंने वहां बगदाद में जब चाय में पी रहा था अभी 3 दिन पहले, तो इसराइल भी इनको टेक्निक दे रहा है, जो हथियार हैं आप सोच भी नहीं सकते कि हमारी इंडिया गवर्नमेंट के पास शायद ऐसे हथियार नहीं होंगे। जो आप ये कह रहे हैं सऊदी अरब इन आतंकियों को मदद दे रहा है, फाइनेंस मदद दे रहा है। जी।
हमारे साथ बने रहिए। चारों मेहमान हमारे साथ बने हुए, ये चारों लोग इराक से लौट कर आए हैं, वो सारे मंजर को देख कर आए हैं, अपनी नजरों में कैद करके आए हैं।